सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आपको हमने उस दिन क्षितिज के गद्य खंड के पाठ 2 लहासा की ओर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लहासा की ओर में बताया था कि नेपाल की राजधानी तिब्बत है और वहाँ पर लेखक को, जब लेखक यात्रा पर पहली बार गए तो लेखक को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको मैंने उस दिन 2 पेज पढ़ाए थे। आज हम आगे का आदर्श पाठ करेंगे और समझेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे के पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। धीमे माने धीरे। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनिका वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा था या पीछे। उसकी कदम उसको थकान होने लगी थी और उसकी रफ्तार जो थी वो बहुत धीमी पड़ चुकी थी। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ते ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर दूरी पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और जब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। मित्र, देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। आज हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर भी किसी कपड़े से बोधगया तो हफ्ता भर उधारी लगा देंगे। बोधगया का गंडा बना लेते थे। गंडे बच्चों वो क्या करते थे, कपड़ों की पतली पतली बत्तियाँ बटकर वो गंडे बनाया करते थे। अगर उनके पास कपड़ा ख़त्म हो जाता था तो वो किसी भी कपड़े से बोधगया का गंडा बना दिया करते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें
भले ही डंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भैया ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लिया जाए तो गर्मी खत्म हो जाती है। आज दोपहर सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। तिब्बत इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शंकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। शेखर विहार की खेती के जो मुखिया थे उनका नाम क्या था? उन भिक्षु का नाम क्या था? नमसे। तो देखने में बहुत ही भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्धिवचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। बच्चों, कंजूर क्या है? कंजूर बुद्धिवचन का अनुवाद है। उसमें वो उनके द्वारा लिखी हुई, वो बौद्ध जनों के द्वारा लिखी हुई हस्तलिखित 103 पोथियाँ हैं, जो वहाँ रखी हुई हैं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे मोटे कागज पर अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। कुछ ऐसी थी बच्चों लेखक की यात्रा की कहानी। राहुल सांकृत्यायन तो स्वयं ही एक घुमक्कड़ लेखक हैं। उन्हें घूमना, इधर उधर की जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनका शौक था। ये उनकी दिनचर्या भी हम कह सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें तिब्बत के बारे में बताया, वहाँ के लोगों के बारे में बताया कि वहाँ का कैसा माहौल था, औरतों के लिए पर्दा प्रथा थी या नहीं थी, वहाँ पे लोग किसी को अजनबी नहीं समझते थे, वह एक दूसरे के घरों में आसानी से घुसकर कुछ भी कर सकते थे, चाय बना सकते थे, शरण ले सकते थे आदि। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के साथ PDF में दूंगी और आपको वो अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगी के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। क्यों? पाठ को पढ़कर आपको इनके उत्तर समझने हैं। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास
जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय की तिब्बती समाज कैसा था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको पाठ के माध्यम से पहले ही बता दिए हैं। पाठ आपको समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने के लिए भी अब सक्षम होंगे। मैं आपको इस PDF के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर दूंगी। हम सिर्फ शुरू के 6 प्रश्नोत्तर करेंगे और कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी दूंगी जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं। आप वो काम सुंदर सुंदर अपनी क्षितिज की कॉपी में करेंगे। और बच्चों, हिंदी के पाठ कुछ CBSE ने डिडक्ट कर दिए हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सारे पाठ कराना सभी अध्यापिकाओं के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए CBSE ने सभी CBSE स्कूल्स, अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम के जो भी स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने इस कोविड-19 के चलते ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उन्होंने हमें ये बताया है कि उसमें से काफ़ी सारे लेसन्स कट चुके हैं। वो मैं आपको उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपके कौन कौन से लेसन सिलेबस में हैं और कौन कौन से सिलेबस में नहीं हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप पाठ को ध्यान से पढ़ना और समझना और लिखने का काम बहुत सुंदर सुंदर आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। साईं राम।